स्टार्ट करने वाला हूं प्रोबेबिलिटी चैप्टर। ठीक है, चलो तो हेडिंग डाल लेना प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली मुझे वेक्टर स्टार्ट करना था बट प्रोबेबिलिटी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वेक्टर को मैं सामने रहूंगा पढ़ाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रोबेबिलिटी आप थोड़ा पहले से फेमिलियर हो तो, क्योंकि 9th 10th 11th में ऑलरेडी पढ़े हुए रहते हो, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑनलाइन में पढ़ाना ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ये आप ये समझ लो कि स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ क्या? ओके, ये सामने तो लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ये समझ लो एक ऐसा चैप्टर है या ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ये देखते हैं कि भाई फ्यूचर का प्रिडिक्शन कैसे करें, है ना। अब इसका मैं इंपॉर्टेंस आपको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूं कि जो जिम साइमन करके जो एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, ठीक है, उसने कुछ ऐसे प्रोबेबिलिटी के अल्गोरिदम्स बनाए जिसके बेसिस पे वो शेयर मार्केट की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर पाता था। समझ रहे हो? तो मतलब प्रोबेबिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो वो फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए कुछ मैथमेटिकल रूल फॉलो होने चाहिए। ओके, और प्रोबेबिलिटी को अगर आपने जब सबसे पहले क्लास 9th में पढ़ा था तो उस समय जो अप्रोच पढ़ी थी वो थी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। अब एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी या उसे इंपिरिकल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। तो क्या होता है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी? मान लो एक कॉइन को मैं 100 टाइम्स टॉस करता हूं, मतलब मेरे नंबर ऑफ टॉसेस या नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने हो गए? 100। और उस 100 में मान लो 47 टाइम्स जो है वो हेड आता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नेक्स्ट टाइम हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे? 47 डिवाइडेड बाय 100। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का जो ये तरीका है, एक्सपेरिमेंटल तरीका है या इंपिरिकल मेथड, इसी को एक्सपेरिमेंटल अप्रोच बोलते हैं। आप क्लास 9th में पढ़ते थे। ठीक है, फिर जब आप क्लास 10th और 11th में आए तब आपने क्लासिकल अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ी। क्लासिकल अप्रोच जो है लाप्लास करके एक मैथमेटिशियन था उसने दिया था, इसे लाप्लास अप्रोच भी बोलते हैं। लेकिन ये अप्रोच तब वैलिड होती है जब आपके जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स हो। मतलब कि अगर मान लो आपने कॉइन को टॉस किया, हेड आने का चांस और टेल आने का चांस बराबर है, मतलब ये दोनों आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं, तो हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी यूज करते थे। ठीक है, लेकिन आपके 11th और 12th में ये एक्सियोमेटिक अप्रोच आ गई प्रोबेबिलिटी की, जो कि रिसेंटली 1900 सेंचुरी में कोलमोग्रोव रशियन मैथमेटिशियन ने दिया था। इसमें ये कंडीशन नहीं है कि आपके आउटकम इक्वली लाइकली होने चाहिए, मतलब हो सकता है आपके एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम है उनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग भी हो, तो भी आप उनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, एक्सियोमेटिक अप्रोच। तो अभी आपके 12th में आप इसी अप्रोच से पढ़ोगे। ठीक है, अब इसमें एक्सियोमेटिक अप्रोच मतलब 3 एक्सियोम्स फॉलो करता है। फर्स्ट एक्सियोम कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, मतलब नॉन नेगेटिव होगी। ये P ऑफ E का मतलब समझ रहे हो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, यह E का मतलब इवेंट है। ओके, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। सेकंड जो एक्सियोम है वो ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटायर सैंपल स्पेस, ये क्या होगा? 1 होगा। और थर्ड है एडिटिविटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होगा, अगर आपके इवेंट्स ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है वो आपने 11th में पढ़ा था, बट मैं इसको फिर से एक डिटेल में बताऊं। तो इन शॉर्ट ये 3 एक्सियोम्स पे बेस्ड है एक्सियोमेटिक अप्रोच। ठीक है, ये मैंने बस अभी एक जनरल नॉलेज दिया प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में। अब आपका जो सिलेबस स्टार्ट होगा वो यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो जो जो पॉइंट्स अब मैं बोलता हूं वो लिखते जाना। पहले लिखो रैंडम एक्सपेरिमेंट, पहले हम टर्म से फेमिलियर हो जाए, हर एक टर्म का मतलब क्या है। रैंडम एक्सपेरिमेंट। खुशबू तुमने टेस्ट नहीं किया था क्या? ओके, क्यों नहीं दिया? टेस्ट देना है ना सबको। और बाकी पीछे भी कई बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था ना, सबको टेस्ट देना बोल रहा हूं मैं। ओके, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे बोलते हैं?
एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, जैसे कि टॉसिंग ए कॉइन, रोलिंग ए डाइस, पिकिंग ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ये सारे रैंडम एक्सपेरिमेंट हैं। सेकेंड पॉइंट आता है सैंपल स्पेस। तो जो भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके कुछ आउटकम्स होते हैं, आउटकम्स के सेट को सैंपल स्पेस कहा जाता है। आवाज आ रही है ठीक से? ओके, तो जैसे मैंने एक डाइस को रोल किया तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट था, उसके जो आउटकम्स आए उसे मैं एस से डिनोट करता हूं, उसके सेट को मैं एस से डिनोट करता हूं, तो आउटकम्स में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, ये हो गए आउटकम्स ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। फिर आता है सैंपल पॉइंट या फिर सैंपल्स। ठीक है, तो सैंपल पॉइंट किसे कहा जाता है? ये जो आप एलिमेंट्स देख रहे हो ना, जैसे ये एलिमेंट 1 है, ये एलिमेंट 2 है, इन्हें सैंपल पॉइंट या फिर सैंपल्स कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इवेंट। तो इवेंट क्या होता है? जो भी हमारा सैंपल स्पेस है उसका सबसेट होता है इवेंट। तो इवेंट को जनरली ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूं, मैंने एक इवेंट डिफाइन किया, गेटिंग एन इवन नंबर, ये मेरा इवेंट है। मान लो गेटिंग एन इवन नंबर अगर ये मेरा इवेंट है, तो इवेंट ई के एलिमेंट क्या क्या होंगे? तो एलिमेंट हो जाएंगे 2 4 6, ये हो गया। अगर मैं एक दूसरा इवेंट एफ डिफाइन करता हूं, गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर, तो इस इवेंट एफ के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 1 3 5, ये सारे के एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इवेंट जो होता है वो सबसेट होता है किसका? सैंपल स्पेस का। यहां तक क्लियर सबको? यस सर। ओके, फिर उसके बाद क्लास 11th में, अभी मैं पूरा क्लास 11 का प्री रिक्विजिट बता रहा हूं ना, तो उसको ध्यान से सुनो। फिर उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इवेंट्स। तो इवेंट्स को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला कैटेगरी या पहला टाइप है इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसा इवेंट जो पॉसिबल नहीं है, या मान लो जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, वो इम्पॉसिबल इवेंट है। जैसे अगर मान लो मैं एक इवेंट डिफाइन करता हूं इवेंट जी, और इवेंट जी है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, तो डाइस को रोल करने पे ग्रेटर देन 6 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इस इवेंट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, मतलब ये एक नल सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? 0 होती है। उसे इम्पॉसिबल इवेंट कहा जाता है। फिर आता है श्योर इवेंट, या इसे सर्टेन इवेंट भी कहा जाता है। एक ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसे श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट कहा जाता है। जैसे कि पूरा सैंपल स्पेस अगर मैं लूं P ऑफ S, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, और अगर ओरली मैं डिफाइन करूं गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? यस सर। ओके, नेक्स्ट आते हैं सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट्स। तो सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट किसे कहा जाता है? ऐसे इवेंट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। जैसे कि गेटिंग 1, अगर मैं एक इवेंट EFGH ले लेता हूं, एक इवेंट H ले लेता हूं, गेटिंग 1, अगर मान लो मैंने ये इवेंट लिया, तो इस इवेंट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ऐसे इवेंट को सिंपल इवेंट कहा जाता है। तो यहां पर गेटिंग 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6। कंपाउंड इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं। जैसे कि ये हमारा इवेंट एफ कंपाउंड इवेंट है, इवेंट ई हमारा कंपाउंड इवेंट है, तो ये सारे कंपाउंड इवेंट्स के एग्जांपल्स हैं। क्लियर? तो ये सब फंडामेंटल मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं। अब एक और चीज ये बता दूं कि किसी भी इवेंट की अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। इसका मतलब क्या होता है बताओ तो? एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस का मतलब क्या होता है? ईशान बता क्या होता है?
नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू दिस इवेंट ई या फेवरेबल टू दिस इवेंट ई। रखे रहो, वहां से भी मुझे सुनाई दे देगा, ठीक है, वहां से भी जोर से बोल देना, सुनाई दे देगा। ओके, तो एन ऑफ ई का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट फेवरेबल टू इवेंट ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। क्या ये क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. तो सिंपल ये फॉर्मूला, जस्ट अ सेकेंड, सिंपल ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा। ओके, इसके अलावा कुछ और अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स देखते हैं, जैसे कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है वो समझना। अगर मान लो मैं कोई इवेंट ए डिफाइन कर रहा हूं, इवेंट ए है गेटिंग 1 और 2, गेटिंग 1 और 2, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो ए डैश होगा वो क्या होगा, बताओ क्या होगा? 1 और 2 को छोड़ के जो बच गया, तो इसका मतलब क्या, सैंपल स्पेस में इस इवेंट के एलिमेंट को छोड़ के बाकी जो बच गया, तो 1 और 2 को हटा दोगे तो क्या बच गया, 3 4 5 6। समझ में आ गया ये चीज? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 4 5 6। और आपने क्लास 10th में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े हैं, क्या पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, मतलब उस इवेंट की कॉम्प्लीमेंट्री का जो सम होता है वो हमेशा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। क्या ये चीज क्लियर है सबको? okay. अब देखो, जो क्लास 11th में जो आप पढ़े थे या नहीं पढ़े थे या ठीक से नहीं पढ़े थे, जो भी है, ठीक है, ये वाला रिकॉल करो, ए और बी, याद आया? ये और वाले सिंबल, और का मतलब क्या होता है, यूनियन, ठीक है। तो कभी भी ए और बी आता है तो उसका मतलब क्या समझोगे, ए यूनियन बी। ए एंड बी आता है तो उसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। सिमिलरली ए बट नॉट बी, अगर ये है तो उसका मतलब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश। और ये निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट डाउन करना है सबको, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, हाँ केशिता, कुछ डाउट है क्या? नोट डाउन कर लिया? ओके, तो ये सारी चीजें ना जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स वाले ना, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करूंगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये पूरा का पूरा ना अभी प्री रिक्विजिट बता रहा हूँ, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है। हटा दू ये? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वर्ड याद करो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्लास 11th में सेट थ्योरी के अंदर भी पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स, ये याद होगा। तो ऐसे सेट्स जिनका इंटरसेक्शन नल सेट होता था उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स बोलते थे। इवेंट्स हो जाएगा यहाँ, सेट की जगह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ध्यान रखना, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट। तो ऐसे इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स किसे बोलते हैं? जिनका यूनियन किसके इक्वल होगा, सैंपल स्पेस के इक्वल होगा। क्लियर हो गया ये चीज? ओके। अब मान लो मैं सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट ले रहा हूं, रोलिंग ए डाइस वाला, ठीक है। तो रोलिंग ए डाइस, तो इसमें सैंपल स्पेस के आउटकम क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे दो इवेंट्स बताओ जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हो। कौन बताएगा? लक्ष्य बता। ऐसे इवेंट्स बताने हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, नल सेट। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हो मतलब जिनका यूनियन क्या हो जाए, सैंपल स्पेस। कोई भी ले सकते हो ना मन से,
जैसे मान लो मैंने एक इवेंट ई ले लिया जिसके एलिमेंट है 1 2 3, एक इवेंट एफ ले लिया जिसके एलिमेंट है 4 5 6। अब देखो क्या ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? नल सेट। इन दोनों का यूनियन क्या आएगा? सैंपल स्पेस की इक्वल। तो ये जो इवेंट्स के एग्जांपल है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव दोनों है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके चलो, अब एक्सियोमेट्रिक अप्रोच के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आप देख लो यहां पर। तो ये चीज तो मैंने ऑलरेडी बता दी थी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए n ऑफ e अपॉन n ऑफ s करना है, ठीक है। सेकेंड रूल है, यहां पर ना एक करेक्शन कर लेना, सेकेंड में ना ये प्रोबेबिलिटी ऑफ e ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये सिर्फ मैंने ग्रेटर देन लिख दिया ना, तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, ये वाली इनइक्वालिटी आएगी, ठीक है। थर्ड वाला रूल भी हमने डिस्कस कर लिया था। और फोर्थ वाला रूल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस कितना होता है? 1। और फिफ्थ है प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट कितना होता है? 0। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके आगे बढ़ जाऊं अब मैं। चलो नेक्स्ट आते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी पे। तो ये वाला फॉर्मूला देखो, रिकॉल करो, ये तुम लोगों ने सेट्स में भी पढ़ा था और प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा था क्लास 11th में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। वेन डायग्राम से भी हम इन चीजों को समझते थे। कैसे समझते थे? याद करो, इस तरीके से एक सेट A हो गया, ये सेट B हो गया, है ना। तो A यूनियन B मतलब ये कौन से इवेंट के बारे में बात करें? ये पूरा A यूनियन B। तो अगर आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो A की प्रोबेबिलिटी प्लस B की प्रोबेबिलिटी माइनस A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब अगर मान लो A इंटरसेक्शन B 0 है, मतलब आपके इवेंट कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तभी ये 0 होता है। तो अगर ये 0 होगा तो यहां पर ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा तो ये वाली चीज हट जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B किसके इक्वल हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B के। समझ गए? ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपने क्लास 11th में पढ़े हैं, मैं उनको रिविजिट करवा रहा हूं, रिकॉल करवा रहा हूं, क्योंकि ये करेंगे, ये ध्यान में रहेगा, तभी आप आगे का पढ़ पाएंगे। हाँ अब बताओ, ये जो मैंने वेन डायग्राम बनाया है ए और बी वाला, ये बताओ तो ए और बी किस टाइप के इवेंट्स हैं यहां पर? किस टाइप के इवेंट्स हैं? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। क्लियर हुआ सबको ये? ठीक है, कहीं पर भी एक बार एक जगह बीच में रख दो माइक को, कोई दिक्कत नहीं, जोर से बोलोगे मुझे सुनाई देगा, ठीक है। ओके हाँ, तो ये वाला पॉइंट भी यहां तक सबने लिख लिया? क्लियर हो गया सबको? ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। ओके अब चलो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन अभी तक जो मैंने बताया उससे रिलेटेड पूछता हूँ, ठीक है। मैं इसको पूरा हटा रहा हूँ, अभी एक ब्लैंक स्लाइड ला रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं आज की क्लास चालू करूंगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। अब मान लिया जाए हमारे पास दो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। मैंने दोनों स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट ए के उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 0.2। स्टूडेंट बी के उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 0.3, ठीक है। और दोनों के उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, मतलब ए एंड बी, ये दोनों स्टूडेंट उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, इस चीज की प्रोबेबिलिटी है 0.1। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों में से कोई एक उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, या दोनों कर ले या दोनों में से कोई एक कर ले, आइदर ए और बी, या तो ए करे या तो बी करे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि आपको यहां पर क्या निकालना है? ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी। समझ में आया ये चीज?
यहाँ पर आपको क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, और ए एंड बी का मतलब आपको क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन में आप पॉइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये समझ में आ गया सबको? तो क्या आएगा फाइनल आंसर इसका? 0.4। 0.4 करेक्ट। क्या ये क्लियर हो गया सबको कैसे अप्लाई होंगे इन क्वेश्चंस में? चलो अब हम आ जाते हैं क्लास 12 का जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, वहां से हम सीधा क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल लेना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हेडिंग डाल लिया? ओके चलो अब एक सिंपल सी चीज मैं पूछता हूं, जैसे अगर मान लो एक कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो कितने आउटकम आते हैं एक टॉस में? एक टॉस में 2 आउटकम्स आएंगे। 2 बार टॉस करेंगे तो कितने आउटकम्स? 4। 3 टॉस में 8 और 4 टॉस में 16। ये कैसे हम डिसाइड करते हैं? 2 रेज टू पावर n, करेक्ट। लेकिन अगर एक डाइस को हम रोल कर रहे हैं 4 बार तो कितने आउटकम्स होंगे? डाइस तो आंसर क्या होगा? 6 की पावर 4। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को अगर हम रिपीटेडली परफॉर्म करते हैं तो एक बार परफॉर्म करने में जितने आउटकम है उसकी पावर में लगा दो जितने बार आप रिपीट कर रहे हो। समझ गए ये चीज? तो यहां पर सबसे पहले हम इस पूरे चीज को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो हमने एक फेयर कॉइन को 3 बार टॉस किया, 3 बार टॉस किया तो टोटल 8 आउटकम्स आएंगे। तो ये सैंपल स्पेस बन गया। ये आउटकम्स लिखा है ट्रिपल एच, डबल एच टी, एच टी एच, टी एच एच। ये सैंपल स्पेस नोट डाउन कर लो, आप नोट डाउन करो क्योंकि इसके थ्रू ही हम समझेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एक फेयर कॉइन को 3 टॉस किया और ये बना हमारा आउटकम या सैंपल स्पेस। नोट कर लिया सबने? ट्रिपल एच, डबल एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच और ट्रिपल टी। हो गया? हटा दो? यस सर। ओके अब फर्दर यहां हम 2 इवेंट्स डिफाइन करते हैं। इवेंट्स इसके सबसेट होंगे। तो हमने पहला इवेंट ई डिफाइन किया। तो इवेंट ई के एलिमेंट्स देखो क्या क्या दिख रहे हैं यहां पर। इवेंट ई ट्रिपल एच, एच एच टी एच और टी एच एच। ठीक है, और इसने ना एक्चुअली इवेंट ई के बारे में एक स्टेटमेंट भी लिखी है। इवेंट ई जो इवेंट है एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स। एटलीस्ट का मतलब तो समझते हो, कम से कम 2 हेड। तो देखो इवेंट ई के एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा हेड है। क्लियर? और वहीं एक और इवेंट एफ इसने डिफाइन किया है। इवेंट एफ कैसे डिफाइन किया है? फर्स्ट कॉइन शोज टेल। तो इवेंट एफ के एलिमेंट कौन कौन से हैं जिसमें पहला टेल था? तो टी डबल एच, टी एच टी, टी टी एच और ट्रिपल टी। तो क्या ये दोनों इवेंट्स आपने नोट डाउन कर लिए? हो गया? ओके अब अगर मुझे इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो फॉरगेट अबाउट ये पूरा कैलकुलेशन मत देखो, है ना। अगर आपको इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आप डायरेक्टली कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या लगेगा? एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, ये फॉर्मूला लगेगा। तो एन ऑफ ई मतलब इवेंट ई में कितने एलिमेंट्स है? तो काउंट कर लो, 4 एलिमेंट्स है। डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस में कितने एलिमेंट्स हैं? तो 8 एलिमेंट्स हैं। क्लियर? तो ई की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/2। दैट्स वाई ये हमारे पास क्या आ गया? 1/2। क्या ये क्लियर सबको? अब अगर इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये भी कितना आ जाएगा? 4/8 मतलब कि 1/2। ये भी क्लियर हो गया सबको कैसे आया?
ठीक है। अब अगर मान लो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है, मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स का काउंट करोगे, तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालोगे और उसको डिवाइड किससे कर दोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो आप सबसे पहले दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, इंटरसेक्शन तो याद है ना, कॉमन लेते हैं। हाँ, तो कितने कॉमन, एक ही कॉमन आ रहा है मेरे ख्याल से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/8। चेक करो यहां तक क्लियर सबको, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अब यहां तक अभी हमने जनरली ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ही देखा, ठीक है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहां से स्टार्ट होगी, देखो इस जगह से, यहां पर लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई is called conditional probability of E if event F has already occurred। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मान लो यहां इवेंट E और इवेंट F को दिमाग में रखो। इवेंट E क्या है, क्या था इवेंट E, आप लोगों ने लिखा था ना, उसकी स्टेटमेंट क्या थी, उसकी स्टेटमेंट थी एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स, करेक्ट। इवेंट F की स्टेटमेंट क्या थी, फर्स्ट कॉइन शोज टेल, पहले कॉइन में क्या आना चाहिए, टेल। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट 2 हेड आएंगे। इट इज गिवन दैट फर्स्ट कॉइन शोज टेल, मतलब पहला कॉइन क्या शो कर रहा है, टेल, क्योंकि इवेंट एफ का मतलब क्या हो गया, पहला कॉइन क्या शो कर रहा है, टेल। समझ में आया ये चीज। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट आपको दिख रहा है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ ऑकर्ड, इसे डिनोट करने का ये तरीका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। तो अपनी नोटबुक में लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और ये जो स्लैश लिखा है वो गिवन रीड करते हैं। क्या हो गया, किस प्रॉब्लम, सर वो शट डाउन हो रहा था। अच्छा ओके, हाँ, तो इसको लिखना प्रोबेबिलिटी ई स्लैश एफ, ठीक है। ये जो स्लैश बनाया ना मैंने, इसका मतलब होता है गिवन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ठीक है। इसी चीज को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, और इसका मतलब लिख लो, इसका इज इक्वल्स टू लिखना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, probability of event E when event F has already occurred, नोट डाउन कर लिया ये, यस। हाँ। अब देखो ये जो अभी हमने लिखा ना फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ का जो स्टेटमेंट लिखा ना, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा समझना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ का फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब अगर अभी जो हमने पूरा एग्जाम्पल देखा, उस एग्जाम्पल में अगर ये स्टेटमेंट बोला होता कि इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम 2 हेड आएंगे, अगर हमें पता है कि पहला जो आउटकम है वो टेल है, तो पहला जो आउटकम है टेल है, तो उस इवेंट को हमने किससे डिनोट कर दिया है, एफ से। एफ क्या है, इवेंट फर्स्ट आउटकम शोज टेल, और इवेंट ई क्या है कि कम से कम 2 हेड आना, ठीक है। तो यही कंडीशन प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो इसके लिए आपने क्या ये वाली चीज कैलकुलेट कर ली, अपनी नोटबुक में चेक करो, लिखा था इसका वैल्यू कितना आया था, 1/8। तो इसका कितना आया था, 1/8 आया था प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, कितना आया था प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वो भी निकाला था, कितना था चेक करो, 1/4, 1/2, 1/4, 1/2 आया था क्या, सॉरी
1/2. 1/2। तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा फाइनली? 1/4। यही आएगा। Yes. क्लियर? तो ये फॉर्मूला यूज होगा किसी भी इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने का। अब इस फॉर्मूला को हम थोड़ा मॉडिफाई करके भी यूज कर सकते हैं। देखो कैसे। अब यहां पर समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसके लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ। समझ में आ रहा है ये चीज? किसी भी इवेंट की, सॉरी एन ऑफ एफ नहीं, एन ऑफ एस होगा ना, मैं गलत लिख रहा हूं, इसको करेक्ट करो, एन ऑफ एस। ठीक है। वैसे ही एफ की प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला क्या होगा? एन ऑफ एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। ये फॉर्मूला है। ठीक है। तो अगर ये दोनों एन ऑफ एस कट जाएंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ, ये फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब या तो आप दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसका रेशियो ले लो, या फिर दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल के उसका रेशियो ले लो, आपको ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। स्टिल किसी को कोई डाउट है तो उसके लिए मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं, आपको बेटर वे में ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे अप्लाई करना। तो ओके, तो अभी जो चीजें या जो प्रॉपर्टी हमने जो अभी पढ़ी वो, जस्ट सेकेंड, ओके। तो अभी जो चीजें हमने या जो प्रॉपर्टी पढ़ी, फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी, वो यही वाली थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ का फॉर्मूला हमने पढ़ा। ये वैलिड है जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट इक्वल्स टू 0, और इसी को हमने मॉडिफाई करके भी देख लिया। अब चलो एक काम करते हैं, पहले हम एनसीईआरटी के कुछ सिंपल एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे के इससे रिलेटेड थ्योरम्स करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल यहां पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो नोट डाउन करो फर्स्ट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट चीजें बस वो नोट डाउन करो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आप नोट डाउन करोगे? आप ये लिखो, P ऑफ E इज इक्वल्स टू 0.6। लिखा P ऑफ E इज इक्वल टू 0.6। फिर P ऑफ F इज इक्वल्स टू 0.3। और क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F है, वो कितना गिवन है? 0.2। और यहां आपको क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F का फॉर्मूला जो अभी आपने पढ़ा, बताओ जल्दी से क्या है फॉर्मूला? Probability of E intersection F upon P probability of F. करेक्ट नीरज, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये फॉर्मूला है। तो यहां पर देखो कौन कौन सी चीजें आपके पास है, उसे पुट कर दो। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 0.2। डिनोमिनेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ F के प्लेस पे आ जाएगा 0.3। तो दोनों से पॉइंट हट जाएगा तो डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा? 2/3। तो ये आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्या ये क्लियर सबको? Yes, sir. सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E, ये निकालना है। Yes, तो sir. इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ऐसा ही होगा। Yes. अब ये मुझे बताओ, ये F इंटरसेक्शन E गिवन नहीं दिख रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू इनडायरेक्टली गिवन है, क्या होगी बताओ? C intersection F. सेम होगी। E इंटरसेक्शन F और F इंटरसेक्शन C दोनों का मतलब क्या होता है? सेम। तो ये भी कितना हो जाएगा? 0.2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ E, कितना गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ E? 0.6। तो ये आ जाएगा 2/6। तो वैल्यू उसकी कितनी आ जाएगी? 1/3। चेक करो, बहुत छोटा तो नहीं दिख रहा है ना बोर्ड पे? ठीक है ना, क्लियर है ना? Yes, sir. ओके। तो फर्स्ट पार्ट सबका हो गया। सेकंड सॉल्व करके मुझे बता खुद से एक बार।
सेकेंड क्वेश्चन, अगर किसी से नहीं बनेगा तो पूछना। प्रशांत, सॉल्व होगा कि नहीं? किसी का सेकंड का आंसर आता है तो मुझे जल्दी से बताना ना, और पीछे अनन्या और केशिता तुम लोग भी आंसर करना। कितना आ रहा है? 0.62 कुछ है, 64 ओके, तो सिंपली सेकंड क्वेश्चन के लिए हम यही प्रोबेब डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, ए गिवन बी is equals to A intersection B divided by probability of B। ये ध्यान रखना, जो गिवन होता है ना हमेशा वो डिनोमिनेटर में आती है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है? 0.32। जिनका हो गया ना नेक्स्ट स्टार्ट कर देना जल्दी जल्दी, ठीक है। 0.32 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना गिवन है? 0.5। 0.5, तो सीधे मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो ऊपर और नीचे दोनों तरफ, तो ऊपर हो जाएगा 0.64 और नीचे 0.2 इंटू 2 मतलब 1 हो जाएगा, तो आंसर 0.64 आएगा। ये आ गया सबका? एक बार हैंड रेस करो तो किसने किसने सेकंड बना लिया, जल्दी हैंड रेस करो। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट बनाओ जल्दी से, थर्ड। ये पूरा मैं इरेज कर रहा हूं तक ये वाले सॉल्यूशंस। सो क्वेश्चन नंबर 3 में जो जो चीजें गिवन है एक बार उससे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, और बी गिवन ए दिया हुआ है, और आपको सबसे फर्स्ट पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये आ जाएगा। ठीक है, अब बी गिवन ए की जगह पे आ जाएगा 0.4, क्योंकि वो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी दोनों सेम होता है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू आपको दी हुई है 0.8, ये आ गया 0.8। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 0.32। इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कंफर्म करो, आ गया सबका ये? यस सर। ओके, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 0.32। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था 0.32 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5। कितना आएगा सॉल्व करने पे? 0.64। करेक्ट, 0.64। ओके, लास्ट पार्ट में हमको निकालना है। अब ये बताओ लास्ट वाला कैसे सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी? हाँ, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है अंशिका, बताओ? Probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। करेक्ट, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करो और फिर बताओ क्या आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के प्लेस पे 0.8 प्लस 0.5 माइनस ए इंटरसेक्शन भी हमने 0.32 निकाला ना। हाँ, कितना आ रहा है? किसी का नहीं है? क्या बोल रहे हो खुशबू?
0.19 0.19? minus 0.19. अरे भाई माइनस तो कभी आता नहीं ना प्रोबेबिलिटी। तो माइनस भी आ रहा है वैल्यू तो। यार ये तुम लोगों को सामने स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? देखो फॉर्मूला ये यूज किया कि नहीं, A यूनियन B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection, ये यूज किया। 0.98 हाँ भाई ये दोनों का सम 1.3 आएगा ना, माइनस 0.32। एक बार देखो क्या गलती कर रहे हो। क्या ये बहुत मुश्किल कैलकुलेशन आ गया था? नहीं। तो फिर क्या गलती कर रहे हो तुम लोग? हो गया सबका, आ गया सही? यस खुशबू आएगी नहीं, अभी भी हाथ में कैलकुलेशन करो क्या? ठीक है, हटा दूं मैं इसको? ओके चलो इरेज कर रहा हूं पूरा मैं। फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करो सॉल्व करना, जल्दी करो, और इस बार सबका सही आना चाहिए। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें गिवन है पहले मैं वो नोट डाउन करता हूं। आपको यहां पर निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। यहां पर आपको गिवन है कि 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसकी वैल्यू है 5/13, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसकी वैल्यू भी है 5/13, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसकी वैल्यू है 2/5। तो ये सब चीजें नोट डाउन कर लिया? ओके अब सबसे पहले ये वाली चीज को यूज करके, ये वाली चीज को यूज करके ये वाली चीज को यूज करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लो। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 5/26। ठीक है, अब आपको ये वाला जो पार्ट गिवन है इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला यूज करो। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, is equals to probability of A intersection B upon probability of B। वैल्यू पुट करो तो यहां पर आ जाएगा 2/5 is equals to probability of A intersection B divided by probability of B। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू दी हुई है ना, कितनी दी हुई है? 5/13, उसको पुट कर दो 5/13। किसी का आंसर आ गया क्या? फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 2/5 इंटू 5/13 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये 5 कट जाएगा तो आंसर आएगा 2/13। चेक करो किसी का आया क्या? यस यस पीहू बन गया? अच्छा ए इंटरसेक्शन बी बस निकाला ना, अभी तो ए यूनियन बी बचा है ना सॉल्व करना। हाँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला भी यूज करेंगे। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। मेरा पेन ना थोड़ा धीरे चल रहा है, हैंड राइटिंग ठीक से नहीं बन रही है, ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो हो जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है।
ठीक है, बट तुम लोग पास सॉल्व करते चलो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह पे 5/26, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2/13। तो एलसीएम आ जाएगा 26, इधर पे 5 प्लस 10 माइनस इधर पे 4। क्या ये 11/26 आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो 11/26 करेक्ट है। सबका बन गया, ये हटा दूं फिर इससे मैं? चलो नेक्स्ट स्टार्ट करो फिर। क्वेश्चन नंबर 5। ऐश्वर्या सॉल्व कर रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. Good. तो इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है। तो यहाँ पर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज कर लो। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कौन सा है, ध्यान होगा शायद सबको। हाँ, यहाँ पर करता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ गया क्या आंसर? Yes, sir. अच्छा ठीक है, सबका आ गया। Yes, sir. सेकंड और थर्ड भी सॉल्व कर लो फिर, इसका सेकंड और थर्ड पार्ट। इसको सॉल्व करने पे जिन्होंने नहीं किया एक बार बता दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी 4/11, फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो फॉर्मूला लगेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी जो आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला था 4/11 डिवाइडेड बाय 5/11, तो ये 4/5 सेकेंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट का भी निकाल लिया क्या? Yes, sir. कितना आ रहा है? 2/3. 2/3 सबका आ गया सेम? Yes, sir. चलो ठीक है, फिर मैं स्किप कर रहा हूं। अब सीधे क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो इवेंट आपको ना मतलब उस फॉर्म में नहीं गिवन है। सेट बिल्ड मतलब जिसको बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म में गिवन नहीं है, एलिमेंट्स डायरेक्टली गिवन नहीं है, बल्कि उसका स्टेटमेंट गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आपको पहले वो बनाना पड़ेगा। एक सेकेंड, मैं उसको थोड़ा सा अरेंज करता हूँ, फिर समझाता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो जैसे सबसे पहले इस क्वेश्चन में लिखा है कि अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। कॉइन को 3 बार टॉस किया है। तो एक कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो पहले जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बनाओ। S इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाँ, इसको लिखो, ये पहले भी लिखा हुआ है हमने थोड़ी देर पहले ना, एग्जाम्पल जब बुक का मैं बता रहा था तब लिखा हुआ था। टोटल 8 आउटकम्स बनेंगे, जिसमें सबसे पहले आएगा ट्रिपल H, फिर आएगा डबल HT, फिर आएगा HTH, फिर आएगा THH, फिर उसके बाद आएगा TTH, फिर आएगा THT, फिर आएगा HTT, और फिर लास्ट में आएगा ट्रिपल T। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक वे में लिखो, पहले 3 हेड, फिर 2 हेड, फिर 1 हेड, फिर 0 हेड, इस ऑर्डर में, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है,
अब फर्स्ट कंडीशन में ये बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट में ये बोल रहा है कि इवेंट ई क्या है, तो इवेंट ई है हेड ऑन थर्ड टॉस। तो इवेंट ई के एलिमेंट कौन कौन से होंगे? ये वाला होगा जिसमें आखिरी में हेड आना चाहिए, वो वाला। तो ये होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा और ये वाला होगा। तो इन सबको लिख लो यहां पर अरेंज करते हुए, ट्रिपल एच, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, जिसके आखिरी में हेड आ रहा है। फिर इवेंट एफ, तो इवेंट एफ क्या है? इवेंट एफ है जिसमें लिखा हेड ऑन द फर्स्ट टू टॉसेस, पहले दो हेड होने चाहिए। तो पहले दो हेड कहां पर आ रहा है? देखो यहां पर आ रहा है पहले दो हेड, यहां पर भी पहले दो हेड आ रहा है ना? और कोई सा है क्या? और कोई सा भी नहीं है। तो इवेंट एफ के एलिमेंट क्या होंगे? डबल, ट्रिपल एच और डबल एच टी। किसी को इसमें डाउट क्या, ये कैसे आया तो बता दो। ये क्लियर ना सबको? ओके। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ऊपर पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ आपको निकालना है। यहां पर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ के लिए फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, तो इसके लिए पहले, अच्छा इसमें ना तुम लोग शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। शॉर्टकट क्या मैं बता रहा हूं समझ लो। यहां प्रोबेबिलिटी न निकाल के सीधा ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ। ये यूज करना भी आसान रहेगा। हालांकि दोनों के लिए आपको ई इंटरसेक्शन एफ तो निकालना ही पड़ेगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ जो दोनों के लिए कॉमन है, तो क्या है वो? एक ही एलिमेंट है, जो कौन सा है? ट्रिपल एच वाला। ठीक है, तो ये क्या आ गया? ट्रिपल एच आ गया। अब इसके बाद इंटरसेक्शन वाले में कितने एलिमेंट है? सिर्फ एक एलिमेंट है। एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ एक ही एलिमेंट है। और एन ऑफ एफ, एफ में कितने एलिमेंट है? दो एलिमेंट है, तो 1/2। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्या ये समझ में आया सबको? अनन्या क्लियर है? यस सर। ओके, तो फर्स्ट पार्ट जिनका हो गया, सेकंड बना लो। सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है ना क्वेश्चन सबको? क्या हुआ पीहू, क्यों बैठ गए हो? सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो? बन सेकंड थर्ड तीनों? ओके, एट मोस्ट 2 टेल, एट लीस्ट 1 टेल। इवेंट बनाने में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? ज्यादा से ज्यादा 2 उससे ज्यादा हो तो नहीं चलेगा, मतलब ट्रिपल टी। हाँ करेक्ट, 0 टेल वाले को भी लेंगे। ट्रिपल टी मतलब 0 टेल मतलब ट्रिपल एच। ठीक है, 1 टेल और 2 टेल, इन सबको काउंटिंग में लेंगे। एटमोस्ट 2 टेल ना, मतलब ट्रिपल एच को लेंगे। अच्छा सेकंड एक बार बताओ, सबका बन रहा है क्या सेकंड? यस। सेकंड में बस ये बता दो, इवेंट ई के एलिमेंट्स क्या क्या लिख रहे हो? मतलब इसमें ट्रिपल टी को छोड़ एटलीस्ट 2 हेड ना, मतलब 2 हेड और 3 हेड को काउंट में ले रहे होगे ना, है ना? 2 हेड और 3 हेड, ठीक है। एच एस टी और ये वाले सारे आ रहे होंगे, चलो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। और एफ में
एटमोस्ट टू हेड, एटमोस्ट टू हेड मतलब ट्रिपल टी को छोड़ के, एटमोस्ट नहीं, ट्रिपल एच को छोड़ के बाकी सब आ रहा होगा, हाँ, yes. है ना। एटमोस्ट टू हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, तो 3 हेड वाले को छोड़ के सब आएगा इसमें, ठीक है। तो टोटल इसमें 7 आएंगे। एच एस टी एच टी एच, एक्चुअली मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, बहुत स्लो लिखा रहा है मेरे में, इसलिए ये 3 हेड वाला, फिर उसके बाद 1 हेड वाला, फिर 0 हेड वाला, मतलब ट्रिपल टी को भी लेंगे इसमें, ठीक है। एटमोस्ट 2 हेड। फिर उसके बाद जब आप ई इंटरसेक्शन एफ निकालोगे, ई इंटरसेक्शन एफ, तो दोनों में कॉमन कितना आएगा? 2 हेड वाला कॉमन आएगा, और एटलीस्ट सिर्फ 2 हेड वाला कॉमन आएगा ना। एक तो डबल एच टी आएगा, दूसरा एच टी एच आएगा, और तीसरा टी एच एच आएगा, ये 3 आएगा कॉमन, ऐसा आया ना। फिर आपको Yes. निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, तो इसमें सीधा एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ कर दो, तो ये न्यूमरेटर आ जाएगा 3 और डिनोमिनेटर आ जाएगा 7। तो एक बार कंफर्म करो ये कितने बच्चों का आंसर आ गया? 3/7। ओके गुड। आयुष तेरा बना नहीं क्या? देख ले जल्दी। और सामने सोमांशु और तुम लोगों का भी हो गया, शशांक? ओके चलो, थर्ड वाले में प्रॉब्लम जा रही है क्या? थर्ड वाले में बोला है एट मोस्ट 2 टेल, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल हो सकते, ठीक है। तो इसका मतलब हम 0 टेल वाले को लेंगे, 1 टेल वाले को लेंगे, और 2 टेल वाले को लेंगे। तो इसमें सिर्फ एक ही छूटेगा, और वो कौन सा छूटेगा? ट्रिपल टी छूट जाएगा, और उसको छोड़ के बाकी सबको हम काउंटिंग में लेंगे। सिर्फ इसको छोड़ के बाकी सारे इसकी काउंटिंग में आएंगे। तो टोटल कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें? 7 आएंगे। क्या ये क्लियर हो गया? Yes. फिर इवेंट एफ में क्या बोल रखा है इसने? एटलीस्ट 1 टेल, मतलब कम से कम 1 टेल होना चाहिए। तो इसका मतलब 0 टेल को छोड़ के बाकी सारे इसकी काउंटिंग में आएंगे। 0 टेल कब आता है? ट्रिपल एच। इसको छोड़ के बाकी पूरे के पूरे 7 जो बच गए, टोटल 8 आउटकम्स है ना, तो बाकी 7 इसकी काउंटिंग में आएंगे। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। अब अगर मैं ई इंटरसेक्शन एफ निकालता हूं, तो बताओ इसकी काउंटिंग में कितने एलिमेंट आएंगे? 6 आएंगे, क्योंकि ट्रिपल टी पहले वाले में नहीं आ रहा है तो वो हट जाएगा, ट्रिपल एच दूसरे वाले में नहीं आ रहा है तो वो हट जाएगा, और बाकी सारे जो है इनमें कॉमन है, मतलब कितने आ जाएंगे? 6। क्या ये क्लियर हो गया? तो अब अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ निकालना है, तो फॉर्मूला होगा एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ। तो बताओ कितना आएगा ये? 6/7. 6/7 करेक्ट। सबका आ गया ये? पीहू तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया? ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 7 हटा रहा हूं मैं इसको, किसी को कुछ नोट करना तो कर लो, नहीं तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 नोट डाउन करना, सॉल्व करना, इसको ट्राई करना। इसको तुम लोग खुद से एक बार ट्राई करो। बन रहा है कि नहीं? सेकंड, इस बार तो सिर्फ 2 कॉइन टॉस है।
तो आउटकम्स में सिर्फ 4 आउटकम्स आएंगे। पहले सैंपल स्पेस जरूर लिखना ना, 2 कॉइन्स आर टॉस, तो सैंपल स्पेस में सिर्फ 4 आउटकम्स आएंगे, डबल एच, एच टी, टी एच और डबल टी। ठीक है, किसी का बना? फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ रहा है बताओ? 1 करेक्ट आंसर है। हाँ ठीक है, देखो अगर किसी का डाउट है तो कैसे। अब आपको सबसे पहले इवेंट ई निकालना है। तो इवेंट ई क्या होगा? टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, किसी एक कॉइन में टेल आना। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएंगे इसके आउटकम्स बताओ? HT और TH। HT और TH। ठीक है, फिर लिखा है इवेंट F में 1 कॉइन शोज हेड। इसका भी तो वही मतलब हो ना, एक कॉइन में हेड आना। तो इसमें भी क्या होगा? HT और TH। क्या ये क्लियर हो गया? तो E इंटरसेक्शन F, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है? यही दोनों है, HT और TH। ठीक है, अब जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F का, जो भी हमने देखा, N ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय N ऑफ F, तो ये कितना आ जाएगा? 2/2। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 1। किसी को कोई डाउट है फर्स्ट पार्ट में तो पूछ सकते हो। सेकेंड पार्ट सॉल्व करो। किसी का आया आंसर सेकेंड का? हाँ बताओ। 0। हाँ करेक्ट है, 0। तो सेकेंड पार्ट में लिखा है नो टेल अपीयर्स, मतलब टेल एक भी नहीं आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें लिखा है नो हेड अपीयर्स, कोई हेड नहीं आना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? TT। तो जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे, E इंटरसेक्शन F, तो क्या आ जाएगा? नल सेट आएगा। इसमें कोई भी एलिमेंट, 0 एलिमेंट, 0 एलिमेंट। तो इसलिए इसकी जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर आएगा 0। ठीक है, जिनका हो गया 8 सॉल्व कर लो। क्या हुआ वैभव, सॉल्व कर रहा है ना? कुछ डाउट है? ईशान को डाउट है क्या? ओके, अच्छा मैं इसको फिर लिख नहीं रहा हूँ, सेकंड वाले को इरेज कर दे रहा हूँ ना। किसी को लिखने की जरूरत है तो बता दो, हटा दो ना। अच्छा, मुझे ऐसा देख के फील हो रहा है इसमें ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग। ये चैप्टर ऐसा है इसलिए या फिर कंडीशन ऐसी है इसलिए, या मुझे ऐसा दूर से देखने पे लग रहा है? चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है? ए डाई थ्रोस 3 टाइम्स। तो एक डाइस को 3 बार टॉस करेंगे। तो सिर्फ मुझे ये बताओ इसका आंसर क्या होगा, जो मैं लिख रहा हूं भी। N ऑफ S क्या होगा? N ऑफ S क्या होगा? जल्दी बताओ। 6 to the power 6 to the power 3 करेक्ट, दैट इज इक्वल्स टू 216। ये भी करेक्ट है। क्या ये क्लियर सबको? अब इवेंट ई में लिखा है 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस। 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, तो तीसरे टॉस में 4 आना। तो पहला दूसरा छोड़ दो, तीसरे टॉस में 4 आना। क्लियर ये चीज? ठीक है, पहला और दूसरा कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तीसरे में 4 आना। और इवेंट एफ क्या लिखा हुआ है पढ़ो। 6 and 5 अपीयर्स
रेस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट टू टॉसेस, मतलब पहले में 6, दूसरे में 5 और तीसरे में कुछ भी आना। क्या ये क्लियर हो गया? अब यहाँ पर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। ऊपर की हेडिंग में लिख दिया था ना, सारे क्वेश्चंस में ये निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट आएंगे, ये कौन आंसर करेगा? ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट और कौन सा एलिमेंट, ये दोनों आंसर। हाँ, एक एलिमेंट आएगा। यस सर। कौन सा होगा वो? 6, 5, 4. करेक्ट, 6, 5, 4, जिसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, मतलब पहले दो टॉस में 6, 5 और आखिरी टॉस में 4। तो इसका मतलब न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1। इंटरसेक्शन एफ में एक ही एलिमेंट है। डिनोमिनेटर एन ऑफ एफ, अब ये बताओ क्या होगा? 6. एन ऑफ एफ की वैल्यू होगी 6। सबको समझ में है 6 कैसे होगी? क्योंकि एफ में बोल रहा है कि पहले दो में 6 और 5 आना चाहिए, तीसरे में कुछ भी आ सकता है। तो कुछ भी मतलब क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5। तो कितने आउटकम होंगे इसमें? 6 आउटकम्स होंगे। तो इसलिए डिनोमिनेटर में आएगा 6। तो इसका आंसर होगा 1/6। क्या ये सबको क्लियर? Yes. चलो नेक्स्ट सॉल्व करो जल्दी से। सर एक क्वेश्चन आपसे। हाँ, सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 8th क्वेश्चन। यस सर, एक क्वेश्चन। देखो, अगर वैसे तो ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी नहीं है इस क्वेश्चन में, उसकी जरूरत नहीं है। अगर निकालना होता तो उसके लिए हम क्या निकालते? एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, ये करते। यस सर। अब एन ऑफ ई में कितने होते? तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6, 6 पॉसिबल आउटकम, 6 पॉसिबल, टोटल कितना हो जाता? 36। एन ऑफ ई की वैल्यू होती 36 और एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी होती? तो वो भी निकाल लिया है, 216। भैया 1/6 आता। हाँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ना पहले सैंपल्स, 9 के लिए पहले सैंपल स्पेस बनाओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ के सैंपल स्पेस बनाओ। तो मदर, फादर, सन, ये तीनों लाइन अप कर रहे हैं रैंडमली एक फैमिली पिक्चर के लिए। तो किस तरीके से हो सकता है? तो उसके लिए मैं कंडीशन लेता हूं कि सबसे पहले मान लो मदर एक लाइन में खड़ी है, फिर उसके बाद क्या हो सकता है? फादर आएगा, उसके बाद क्या आएगा? सन आएगा। समझ में आया? और क्या हो सकता है? सबसे पहले मदर है, फिर सन है और फिर फादर है। ये सेकेंड पॉसिबल आउटकम हो सकता है। अगर फर्स्ट पोजीशन पे मदर है तो यही दो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, इसके अलावा और कुछ तो हो नहीं सकता। अब फिर फर्स्ट पोजीशन हम दे देते हैं फादर को, तो फिर क्या हो सकता है? सन और मदर, या फिर फादर, मदर और सन, ये हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? सन सबसे पहले है, फिर फादर है, फिर मदर है, या फिर सन के बाद मदर और फिर उसके बाद फादर। तो ये ऑल पॉसिबल आउटकम यहां पर आएगा 6। तो एक बार देखो, ये सैंपल स्पेस बन गया सबका, 6 आउटकम्स। ओके, अब इसमें लिखा है इवेंट ई। इवेंट ई क्या बोलता है? सन ऑन वन एंड। तो सन एक एंड पे होने चाहिए। तो इवेंट ई के एलिमेंट कौन कौन से होंगे? तो इवेंट ई 1, 2, 3 और ये 4। तो ये 4 होंगे, जिसको देखो मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया है। इवेंट ई हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? इवेंट ई। अब इवेंट एफ क्या होगा? तो इवेंट एफ जिसमें बोल रहा है फादर मिडिल पे हो, तो फादर मिडिल वाले को मैं अंडरलाइन करता हूं। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा। 2 ही होगा क्या मेरे ख्याल से? यस सर। हाँ, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। ठीक है। अब ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा? ई इंटरसेक्शन एफ 2.
2 E इंटरसेक्शन F हो गया 2, N ऑफ E इंटरसेक्शन F लिखना चाहिए, ठीक है। और N ऑफ F कितना है? N ऑफ F भी 2 है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी? 1. चेक करो ये सबका आया क्या सब? Yes, sir. ओके चलो नेक्स्ट ट्राई करो फिर। एक 10th बन रहा है कि नहीं? ओके चलो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस रोल्ड। टाइप के डाइसेस को रोल कर रहे हैं, तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 36। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। ओके तो ये किसी का बना क्या? चलो ये लास्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ, समझना इधर पे। इसके लिए ना पहले मैं इस तरीके का एक सैंपल स्पेस बनाता हूँ, तुम लोग भी इसको बना लो, समझने में आसानी होगी। तो ये ब्लैक डाइस के आउटकम को यहां पर लिखता हूँ, रेड डाइस के आउटकम को नीचे लिखता हूं। तो क्या क्या हो सकते हैं ब्लैक डाइस के आउटकम? 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलर वे में रेड डाइस के भी आउटकम हो सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम 1 1 1 2 1 3 ये वाले सारे आएंगे अप टू 1 6। ऐसा करते हुए 6 1 6 2 6 3 अप टू 6 6, ठीक है। पहले हमने इस टाइप का एक सैंपल स्पेस बना दिया। ओके नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या निकालना है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9। अब ये जो चीज मैं अभी यहां पर ना अंडरलाइन कर रहा हूं उसको समझो। इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है सम ग्रेटर देन 9, तो ये आपका इवेंट ई हो जाएगा। तो लिखो इवेंट ई इज इक्वल्स टू सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9 देखा। अब ये देख के बताओ, इस चीज को देख के बताओ कि सम ग्रेटर देन 9 वाले आउटकम्स कौन कौन से होंगे। इधर से इसमें से देख के बताना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले मैं सबसे बड़े से स्टार्ट करता हूं, तो क्या होगा? 6 6 होगा, मतलब जिसमें सम कितना आ रहा है? 12। फिर कौन सा हो सकता है? 6 एंड 5 6। फिर क्या होगा? करेक्ट, और 5 5 ये भी आएगा। Yes, sir. और इसके अलावा और कुछ भी लोगे तो सम जो है वो इक्वल टू 9 होगा, ग्रेटर देन 9 नहीं होगा। तो इवेंट ई में यही आउटकम्स होंगे। क्या ये क्लियर सबको? Yes. ओके अब इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है गिवन दैट। तो जो गिवन दैट के बाद जो स्टेटमेंट लिखी है वो हमारा इवेंट एफ है। तो ये वाला जो पार्ट हो गया हमारा इवेंट एफ हो गया, समझ के? तो लिखो इवेंट एफ क्या है? ब्लैक डाइस रिजल्टेड इन 5, ब्लैक डाई रिजल्टेड 5। ये चीज लिखो, इवेंट एफ का मतलब क्या? ब्लैक डाई रिजल्टेड 5। इवेंट एफ है ब्लैक डाई रिजल्टेड 5। अब बताओ इवेंट एफ के एलिमेंट क्या क्या होंगे? अगर मैं ये कहता हूं कि बाद में लिखा हुआ नंबर ब्लैक डाइस का नंबर है, तो बाद में लिखे हुए नंबर में क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो इसमें क्या आ सकता है? 1 आ सकता है,
या फिर 2 5 आ सकता है, या फिर 3 5 आ सकता है। समझ गए ये सभी? ऐसा करते हुए ये क्या आ जाएगा, 6 5। ये इवेंट एफ हो गया। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन। आई थिंक ये नेटवर्क ठीक है, आ रहा है ना बस? Yes, Yes, sir. हाँ, तो उसके लिए सबसे पहले हम ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेंगे। तो अब ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स होंगे बताओ जल्दी से? दो 2 एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन से आएंगे? एक तो 5 5 आएगा और दूसरा 6 5। करेक्ट? 5 5. हाँ, अब इसका फॉर्मूला यूज कर लो। कौन सा फॉर्मूला? एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ वाला। वैल्यूज पुट करो। ई इंटरसेक्शन एफ में 2 एलिमेंट और एफ में कितने एलिमेंट है? 6। तो 2/6 मतलब आंसर कितना आ जाएगा इसका? 1/3। क्या ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, तो इसी तरीके से सेकेंड पार्ट भी आप लोग एक बार ट्राई करके देखना। ये आप लोगों को मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं और एग्जाम्पल्स ट्राई करके देखना। ठीक है? एक और चीज, अगर मैं इसकी समरी दूं ना, तो अगर आप रिकॉल करोगे, पहले तो उसने डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिए जिसमें वैल्यू पुट करनी थी। सेकंड ई और एफ उसने आपको निकाल के दिया। और थर्ड पार्ट जो अभी हम कर रहे हैं, इसमें ई और एफ हमको खुद ही समझना था वर्ड प्रॉब्लम से। ठीक है? तो धीरे धीरे अप लेवल होते जाएगा ये। तो आपको अकॉर्डिंगली डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन चीजों की। ठीक है? ओके, तो अभी 8-10 दिन मुझे थोड़ा सा ठीक होने में लगेगा, तो हो सकता है नेक्स्ट 4-5 क्लासेस हम इसी कंडीशन पे करेंगे। ओके, बट आप लोगों को उसी सेम सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करनी है। और आंसर शीट ले लेना सर से। हाँ।